क्या पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीपीएफ में की गई इन्वेस्टमेंट हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल हो सकती है, प्लस कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल अनबियास्ड डिस्कशन रहेगा। एट द एंड ऑफ वीडियो में आपके साथ ये भी डिस्कस करूंगी कि आज अगर आप इतना अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हैं पीपीएफ में तो एक ड्यूरेशन के बाद आपको कितना अमाउंट रिसीव हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियोस बेनिफिशियल लग रही है, आपकी नॉलेज इनहेंस हो रही है, प्लस अगर आप चाहते हैं आपको इनकम टैक्स की, जीएसटी की, जनरल अवेयरनेस की, सोशल डेवलपमेंट की अपडेशन मिलती रहे, तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल नॉलेज वेयर हाउस। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी। प्लस लाइक एंड शेयर तो करते रहिए। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन पर्सन जो है पीपीएफ अकाउंट ओपन करा सकते हैं। द स्कीम इज ओपन टू इंडिविजुअल, इंडिविजुअल जो है इजीली ओपन करा सकते हैं। और जो अकाउंट है वो आपके माइनर चाइल्ड के नाम से भी ओपन हो सकता है। द अकाउंट कैन आल्सो बी ओपन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर चाइल्ड एज अ नेचुरल और लीगल गार्जियन। ठीक है, अगर आप अपने बच्चों के नाम पे पीपीएफ अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली खुलवा सकते हैं। एक पर्सन के नाम पे एक ही अकाउंट ओपन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एक पर्सन जो है अपने 2-3 पीपीएफ अकाउंट ओपन करा ले, वो चीज पॉसिबल नहीं है। एचयूएफ भी नहीं ओपन करा सकता है पीपीएफ अकाउंट, और एनआरआई भी नहीं करा सकता। लेकिन अगर कोई ऐसा केस है जिसमें कोई पर्सन है, जब वो रेजिडेंट था, उसने पीपीएफ अकाउंट जो है वो ओपन कराया और उसके बाद जो है वो फॉरेन शिफ्ट हो गया और उसका जो स्टेटस है वो एनआरआई हो गया, तो उस केस में जो है उसका पीपीएफ अकाउंट जो है वो चलता रहेगा। नेक्स्ट जो केस है, अ पीपीएफ अकाउंट कैन बी हेल्ड ओनली इन नेम ऑफ वन इंडिविजुअल, अ जॉइंट अकाउंट इज नॉट अलाउड। मतलब जैसे क्या होता है, अगर हम अपने फिक्स डिपॉजिट्स खुलवाते हैं तो हम जॉइंट अकाउंट के नाम से खुलवा लेते हैं, हस्बैंड वाइफ अपने नाम से खुलवा लेते हैं, जॉइंट अकाउंट के नाम से एफडीज हमारी बन जाती है, हमारे रख सकते हैं जॉइंट अकाउंट के नाम से। लेकिन जो है पीपीएफ अकाउंट जो है वो जॉइंट अकाउंट के नाम से नहीं खुलता, ये जो है सिर्फ एक इंडिविजुअल के नाम से ही हम पीपीएफ अकाउंट जो है अपना ओपन करा सकते हैं। करते हैं कि क्या कोई मिनिमम या फिर मैक्सिमम लिमिट है, तो जी हाँ, मिनिमम लिमिट है 500 रुपए। कम से कम आपको 500 रुपए तो इस अकाउंट में डिपॉजिट कराने ही पड़ेंगे। और जो मैक्सिमम है वो 1.5 लाख तक आप करा सकते हो एक फाइनेंशियल ईयर में। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक कंप्लीट होता है। दैट, तो अगर हम बात करें 2023-24 की, तो वो 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट होता है, 31 मार्च जो है 2024 पे खत्म होता है। तो अगर हम किसी ईयर जो है फेल हो जाते हैं डिपॉजिट कराने के लिए, तो उस केस में जो आपका अकाउंट है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा और आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा 50 रुपीज पेनल्टी के नाम से विद मिनिमम डिपॉजिट ऑफ 500 रुपीज टू रीएक्टिवेट द अकाउंट। रीएक्टिवेट कराने के लिए अकाउंट, इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं कि आपने 1 अप्रैल 2023 से लेकर मार्च 2024 में अपना जो अकाउंट है वो ओपन कराया। ठीक है, 2023-24 में अकाउंट ओपन कराया, आपने 10,000 रुपए डिपॉजिट करा दिए। लेकिन आप 2024-25 2025-26 में जो है वो डिपॉजिट कराना भूल गए, आपके दिमाग से स्किप हो गए, तो जो आपका अकाउंट है वो हो जाएगा डीएक्टिवेट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2026-27 में आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो दोनों सालों की जो है पेनल्टी वाला अमाउंट 50-50 रुपए, प्लस जो आपकी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 500 रुपए की, प्लस 500 और ये प्लस 500, मतलब कितना हो गया टोटल 1100 रुपए जो है आपको 2026-27 में जो है डिपॉजिट कराने पड़ेंगे। और ये जो 1100 रुपए में 100 रुपए जो है आपकी पेनल्टी है और जो 1000 रुपए की है, 1000 रुपए की जो है आपकी इन्वेस्टमेंट है। तो तब जाके जो है आप 2026-27 में आपका जो अकाउंट है वो रीएक्टिवेट हो जाएगा और आप फिर आप इस साल की भी जो अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जितना भी आप चाहें। तो ये जो 1100 रुपए है, ये तो हमने जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जो है अपनी पेनल्टी विद अपना मिनिमम अमाउंट जो है वो डिपॉजिट कराया है। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि अगर किसी साल में आप भूल भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको इजीली रीएक्टिवेट करा सकते हैं, लेकिन आपको पेनल्टी जो है 50 रुपए की पे करनी पड़ेगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप पीपीएफ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपका जो बेस्ट टाइम है वो आपको 5 तारीख एवरी मंथ की आपको डिपॉजिट करानी है। देखो, इट्स अप टू यू कि आप ईयरली कराना चाहते हैं या फिर आप मंथली कराना चाहते हैं। मिनिमम आप क्या है 1.5 लाख तक, मैक्सिमम जो है आप 1.5 लाख तक करा सकते हैं। तो इन केस अगर आप मंथली डिपॉजिट कराना चाहते हैं तो आप 1200 रुपए आपको हर महीने के कराने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि अगर आप मंथली डिपॉजिट करा रहे हैं या फिर ईयरली भी डिपॉजिट करा रहे हैं, ईयरली मतलब आप साल में एक ही बार डिपॉजिट करा रहे हैं, तो उस केस में आप ये ध्यान रखो कि फिफ्थ ऑफ मंथ तक, फिफ्थ जो है 5 तारीख है हर मंथ की, उस तक
तभी आपको उसी तारीख 5 तारीख तक ही आप उस महीने के डिपॉजिट कराओ, क्योंकि अगर आपने 7 तारीख को कराया, 6 तारीख को कराया, 8 तारीख को कराया, तो वो जो अमाउंट जो आपने डिपॉजिट कराया है ना, ये वाला जो अमाउंट, इसका आपको इस महीने का जो है इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। देखो, बिकॉज द पीपीएफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द लोएस्ट बैलेंस बिटवीन द क्लोज ऑफ 5th डे एंड द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। मतलब जो है, जो पीपीएफ इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन होती है वो लोएस्ट बैलेंस पे होती है कि आपका 5th तारीख को क्या अमाउंट है और लास्ट डे। जैसे कि आपने इस चीज को हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। आपकी जो अप्रैल में बैलेंस चल रहा था वो 10,000 चल रहा था, आपने 10th अप्रैल को 10,000 रुपए और डिपॉजिट करा दिए, ठीक है, तो आपके जो अप्रैल के एंड में जो आपका बैलेंस हो गया 20,000 रुपए। लेकिन जो आपके अप्रैल के मंथ की इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगी, वो क्या कैलकुलेशन होती है कि आपका 5th डे पे कितना बैलेंस है। तो हमने 5th डे पे तो आपका 10,000 ही बैलेंस होगा, क्योंकि आपने 10th अप्रैल को कराई है 10,000 की इन्वेस्टमेंट, तो आपका जो है 10,000 पे, या फिर एंड द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, लास्ट डे पे आपका कितना बैलेंस है 20,000 रुपीज। तो इन दोनों में जो लोअर अमाउंट होगा ना, उस पे आपको जो है इंटरेस्ट रिसीव होगा अप्रैल का। तो कोशिश करिए कि आप 5th तक जो है अपनी, अगर आप उस महीने में अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कोशिश करिए आप 5 तारीख तक अपनी इन्वेस्टमेंट करा लिए। अगर आप 5 तारीख तक अपनी इन्वेस्टमेंट करा लेते हैं तो उस केस में जो है आपको पूरे महीने का इंटरेस्ट मिल जाता है, अदरवाइज फिर आपको उस महीने का इंटरेस्ट नहीं मिलता। आगे आपको मई, जून, जुलाई, अगस्त, इस इन सब ईयर में, मंथ में आपको इस 10,000 इन्वेस्टमेंट का जो है इंटरेस्ट मिल जाएगा। लेकिन मई में आप एक्सपेक्ट मत करना कि इसका इंटरेस्ट मिलेगा, अभी तो आपको बहुत छोटा अमाउंट लग रहा है। लेकिन अगर आपकी जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट जो है वो ह्यूज अमाउंट की होगी, तो उस पे कभी-कभार हमें थाउजेंड्स में भी हमारा जो है वो इंटरेस्ट बन जाता है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया क्योंकि मैं आपको क्यों सजेस्ट कर रही हूँ कि आपको 5 तारीख तक जो है इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए। अब देखो, जो अभी करंटली रिटर्न चल रहा है वो 7.10% चल रहा है, और एक गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन में टाइम टू टाइम ये चेंज होता रहता है, क्वार्टरली बेसिस पे जो चेंज होता है। इस वीडियो के मैं एंड में दिखाऊंगी कि प्रीवियस ईयर्स में क्या क्या इस पे इंटरेस्ट रेट चल रहा था। अब सेफ्टी है, क्वेश्चन ये राइज होता है कि कितनी सेफ है ये वाले पीपीएफ की इन्वेस्टमेंट। तो ये क्या है, ये गवर्नमेंट जो है इसको गवर्नमेंट हैंडल करती है, तो इसलिए जो बहुत सेफ है, सिर्फ ये जो बैंक या पोस्ट ऑफिस है गवर्नमेंट के बिहाफ पे सिर्फ ओपन करा रहे हैं, लेकिन जो इसको प्रोसीड कर रहा है, जो सारी मैनेज कर रहा है, वो क्या कर रहा है, गवर्नमेंट इसको मैनेज करती है। तो बिल्कुल सेफ है ये वाली पीपीएफ अकाउंट, हम इजिली जो है पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट में से एक इन्वेस्टमेंट है हमारी। नेक्स्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कोई इसका पीरियड है कि मिनिमम हमें इतना पीरियड तक पीपीएफ अकाउंट ओपन ही कराना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम अकाउंट भी कोई खुलवाते हैं या फिर एफडीज भी खुलवाते हैं, तो वो हम हमारी इट्स अप टू अस होती है कि हम कितना टाइम तक उसको खुलवाए। लेकिन पीपीएफ में हमारे ऊपर कुछ नहीं है, मिनिमम जो है आपको 15 साल तो खुलवानी पड़ेगी। 15 साल से पहले पहले आप उसको बंद नहीं कर सकते पीपीएफ अकाउंट के, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है वो हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। एंड कैन बी एक्सटेंडेड विद द ब्लॉक ऑफ 5 ईयर्स। देखो, अगर आपके 15 साल कंप्लीट हो गए तो देन आपको 5 साल के लिए आप उसको और ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हो। फिर अगर आपका मन फर्दर 5 साल करे तो फर्दर 5 साल के लिए भी कर सकते हो, लेकिन मिनिमम जो है 15 साल के लिए आपको अकाउंट तो ओपन कराना ही कराना पड़ेगा। इससे पहले जो है वो बंद नहीं कर सकते। लेकिन कुछ केसेस में प्री मेच्योर विड्रॉल भी हो जाता है, वो डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अराइज होता है, क्या हम प्री मेच्योर विड्रॉल कर सकते हैं फंड से। मतलब आपने बता दिया कि 15 साल तक तो आप नहीं बंद कर सकते अकाउंट, तो उससे पहले हम 15 साल से पहले कोई अकाउंट में से पैसा निकाल सकते हैं। तो जी हम निकाल सकते हैं, 50% जो है आप निकाल सकते हैं। लेकिन आपको उसमें भी टाइम दिया हुआ है, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 5th फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच अकाउंट वाज ओपन। जिस साल में आपने अकाउंट खुलवाया था उस साल के फाइनेंशियल ईयर के एंड में, जैसे कि आपने सपोज खुलवाया है मई 2023 में, तो उसका जो फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा आपका 31 मार्च 2024 को आपका एंड होगा। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो है आपका जो एक फाइनेंशियल ईयर होता है। तो यहाँ पर जो है फाइनेंशियल ईयर आपका कब एंड होगा 31 मार्च तक। तो उसके 5 साल के बाद जो टाइम पीरियड है उस टाइम के बाद उस टाइम पे जो है आप अपना 50% विड्रॉल करा सकते हैं। अब 50% कैसे, जैसे अगर आपके अकाउंट में जो 6 लाख रुपए है तो आप उस केस में अपना 3 लाख रुपए जो है विड्रॉल करा सकते हैं। तो अगर आपको जो है प्री मेच्योर 15 साल से पहले अगर आपको क्लोजर कराना है तो क्या होगा, उस केस में क्या है, अकाउंट कैन बी क्लोज प्री मेच्योरली, हो सकता है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 5 फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच अकाउंट वाज ओपन, जैसे मैंने आपके साथ ऊपर डिस्कस किया। इन केस ऑफ मेडिकल सपोर्ट फॉर सीरियस और लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज ऑफ द अकाउंट होल्डर, या फिर अकाउंट होल्डर को कोई सीरियस डिसीज हो गई, उसको मेडिकल सपोर्ट की जरूरत है उस केस में, या फिर अकाउंट होल्डर के जो
के साथ जो डिपेंडेंट है उनके केस में उनको कोई सीरियस डिसीज होगी तो उस केस में जो है प्री मेच्योर क्लोजर कर सकते हो। और हायर एजुकेशन चाहिए आपको खुद के लिए या फिर डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए, या फिर अगर आपकी रेजिडेंसी स्टेटस चेंज हो रहा है तो उस केस में जो है वो प्री मेच्योर आप विड्रॉल कर सकते हो, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ जो है सबमिट करने पड़ेंगे, तभी जो आपका प्री मेच्योर क्लोजर हो जाएगा। और प्री मेच्योर क्लोजर भी आपका 5 साल के बाद ही होगा। क्लियर है? सबसे इंपॉर्टेंट लोन फैसिलिटी भी ले सकते हो, लेकिन अवेलेबल होगी फ्रॉम 3rd to 5th ईयर ऑफ डिपॉजिट टू द एक्सटेंट ऑफ 25% ऑफ द अमाउंट डिपॉजिट एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मतलब जितने भी अगर आपके अमाउंट डिपॉजिट हुआ है उसका आप 25% तक उसके अगेंस्ट जो है आप लोन ले सकते हो, लेकिन 3rd से लेकर 5th ईयर के बीच में आप इसके लोन की फैसिलिटी भी पीपीएफ डिपॉजिट के अगेंस्ट हमें दी गई है। लेकिन आपके पास 2-3 केसेस है कि अगर आप मैच्योरिटी 15 साल कंप्लीट हो गए तो आप विड्रॉल भी कर सकते हैं अमाउंट, या फिर अगर आपका मन है आप एक्सटेंड भी कर सकते हो 5 ईयर के लिए और आगे आप धीरे-धीरे इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। आपका मन तो है एक्सटेंड करने का, लेकिन आपका मन नहीं है इन्वेस्टमेंट में फर्दर करूँ, तो उस केस में क्या होगा, आप एक्सटेंड कर लीजिए, विड्रॉल मत करिए अपना पैसा और आप इन्वेस्ट भी मत करिए, लेकिन आपके अमाउंट में अकाउंट में जो पैसा है ना उस पे आपको जो इंटरेस्ट है वो रिसीव होता रहेगा। क्लियर? यहाँ पर 3 ऑप्शन है आपके पास मैच्योरिटी के, समझ आ गया होगा, या तो आप वो पूरा पैसा निकाल लो या फिर आप उसको एक फर्दर एक्सटेंड कर दो 5 इयर्स के लिए, और एवरी ईयर जो आपकी जो मिनिमम अमाउंट है उसमें आप डिपॉजिट करते रहिए, और या फिर आप अपना फर्दर 5 ईयर के लिए एक्सटेंड कर लीजिए, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करे तो वो भी पॉसिबल है। उस केस में जो आपके पास जितना अमाउंट पड़ा होगा उस पे आपकी जो है आपको इंटरेस्ट जो है रिसीव मिलता रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट है टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, हमें ट्रिपल ई की फैसिलिटी मिलती है। यहाँ पर जो आप अमाउंट इन्वेस्ट करते हो पीपीएफ में उस पे आपको 80C में जो टैक्स रिबेट भी मिलती है 1.5 लाख रुपए तक की, और जब आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो उस पे भी टैक्स नहीं लगता, और आपको जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट मिलता है ना प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो आपको टोटल इकट्ठा करके मिलता है तो उस पे भी आपका टैक्स नहीं लगता। तो यहाँ पर जो आप इन्वेस्ट करते हो उस पे भी आपको टैक्स की छूट मिलती है। सपोज टैक्स की छूट कैसे, जैसे आपका 10 लाख रुपए जो है इनकम है, तो 10 लाख की इनकम में अगर आपने 1.5 लाख की पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उस केस में जो है आपके 10 लाख में से 1.5 लाख जो है घटा दिए जाते हैं, लेस कर दिए जाते हैं, और सिर्फ 8.5 लाख पे ही आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है 1.5 लाख की एटीसी की डिडक्शन भी मिलती है, जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उस पे भी टैक्स नहीं पे करना पड़ता। जबकि अगर आप कहीं फिक्स डिपॉजिट्स अपनी बनवाते हैं तो उस केस में आपकी फिक्स डिपॉजिट पे भी आपको टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जो है पीपीएफ में जो इंटरेस्ट पे आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा, और जो आपको एक्यूमुलेटेड अमाउंट मिलता है तो उस पे भी आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ता। यहाँ पर क्या ट्रांसफरेबिलिटी भी है, आप इजिली जो है ब्रांच बैंक या पोस्ट ऑफिस में जो है अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हो। और सबसे बड़ी जो अच्छी चीज है इसमें कोर्ट के अटैचमेंट नहीं होती। जैसे कभी कभार क्या होता है कि आपकी जो प्रॉपर्टीज है सारी चीजें जो कोर्ट अटैच कर लेते हैं तो उस केस में, लेकिन अगर आपका पीपीएफ अकाउंट खुला होता है ना तो पीपीएफ अकाउंट जो है वो आपका कोर्ट जो है वो अटैच नहीं कर सकता। पीपीएफ डिपॉजिट कांट बी अटैच बाय एनी कोर्ट। कोर्ट के क्या है, हम कैसे ओपन करा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में या फिर कोई भी बैंक में, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, ये सब में फैसिलिटी दी हुई है। तो यहाँ पर क्या डॉक्यूमेंट जो है आप सबमिट कर दोगे, आप इजिली जो है अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। न्यूली आपको फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, रेजिडेंशियल प्रूफ देना पड़ेगा, नॉमिनी का डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि हाँ कि ये मेरा नॉमिनी है, ये नॉमिनी डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, और नेक्स्ट जो है आपको पासपोर्ट साइज की फोटो देनी पड़ेगी। बहुत सिंपल से डॉक्यूमेंट्स है और आप इजिली जाके जो है ओपन करा सकते हैं अपना पीपीएफ अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, एक डिसएडवांटेज हो रहा है कि जो पीपीएफ का जो इंटरेस्ट रेट है ना वो फ्लक्चुएट होता रहता है, वो घटता बढ़ता रहता है। तो देखो जैसे मैं अगर आपको कंपैरिजन करके दिखाऊं तो ये जो 2018-19 में ये 8% भी था, 2019-20 में 7.9% भी था। तो जिन लोगों ने जब के टाइम इन्वेस्टमेंट कराई होगी तो उन्होंने क्या सोच के कराई होगी कि कितनी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, कितना अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन अब देखो डिक्रीज होता होता अभी जो करंटली इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो 7.10% चल रहा है। तो जिन लोगों ने अपना माइंड सेट करके अच्छी इन्वेस्टमेंट के उससे करवाया था कि इस पे बहुत अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंगली जो है इसका इंटरेस्ट जो है वो कम होता जा रहा है। तो ये डिसएडवांटेज है कि इसका फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, इसका मतलब नीचे गिर भी सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन ये है कि ये सेफ है बिल्कुल, क्योंकि गवर्नमेंट जो है इसको हैंडल करती है। लेकिन बस एक डिसएडवांटेज यही है, अगर हम प्रीवियस ईयर्स में चले, देखो मैं अगर आपको और प्रीवियस ईयर दिखाऊं 2017-16 तो सब में जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.80 8.01% चल रहा था, लेकिन अभी जो है इसका 7.10% चल रहा है। बहुत सारे पिछले
काफी इयर्स थे। तो यहाँ पर जो है अगर जब पर्सन जो है इतना अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट देके माइंडसेट करके जो इन्वेस्टमेंट कराते हैं तो वो थोड़ा फॉर साइटेड होकर कराते हैं कि ठीक है अगर मैं हर साल इतनी इन्वेस्टमेंट करूँ तो 8.10 के हिसाब से मुझे इतना मिलेगा। तो एक डिसएडवांटेज मुझे लगती है कि जो इंटरेस्ट है ये कम भी है, फ्लेक्सिबल है, तो ये इसका फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। तो ये कहीं करना कहीं इम्पैक्ट भी करता है कि आपकी जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट की होगी उससे आपको जो है कम अमाउंट जो है रिसीव होता है। जो है टेक्स्ट कैलकुलेटर ओपन कर लिया तो यहाँ पर देखो मेरे पास दो ऑप्शन है, मंथली या फिर क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली। तो मैं अगर ईयरली को क्लिक करती हूँ और ईयरली में मैं अपना जो है सब हमें मिनिमम कितनी है 500 रुपए है। तो अगर मैं 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट करती हूँ हर साल, वैसे हम इससे ज्यादा ही सोचते हैं अगर हम जा रहे हैं तो, और हम 15 साल करते हैं तो देखो अभी 7.10 रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है तो आपको 15 साल के बाद 13,560 रुपए मिलेंगे। लेकिन अगर मैं सोचती हूँ मैं हर महीने साल जो अपनी 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट कम से कम करूँ, तो उस केस में 15 साल बाद आपके पास देखो 40 लाख 68,000 रुपीज मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप इजीली जो है अपना कैलकुलेट कर सकते हो कि एस्टिमेट कर सकते हो कि अगर मैं अभी से इतनी इन्वेस्टमेंट चालू करना स्टार्ट कर दूंगा और एक इस रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अभी चल रहा है उसके हिसाब से जो है आपको इतना मिलेंगे। अगर आप यहाँ पर ये सोचते हो कि हर महीने में जो है कोशिश करूंगा कि मैं मंथली 10-10 हजार रुपए जो है अपना फिक्स पीपीएफ में डाल दूं। तो देखो यहाँ पर मैं मंथली सिलेक्ट करके और मैं अगर मंथली हम 10 हजार की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 15 साल बाद जो है आपको 15 साल जो बाद है आपको 32,54,000 रुपीज मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप इजीली जो है अपना टैक्स पीपीएफ कैलकुलेटर से अपना ये एस्टिमेशन भी लगा सकते हैं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और तो उस हिसाब से आपको 15 साल बाद आपको कितना अमाउंट मिलेगा, जिससे आप इजीली जो है सेव कर सकते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी अच्छी एजुकेशन आप दिलवा सकते हैं, उनकी मैरिज के लिए या फिर अपने रिटायरमेंट प्लान के लिए भी आप इजीली जो है रिटायरमेंट के लिए भी यहाँ पर इजीली जो है पीपीएफ में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। स्पेसिफिक सबसे बड़ी बात है कि बिल्कुल सेफ है, इसमें रिस्क फैक्टर नहीं है कोई। बस एक ही चीज है कि जो इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। अगर हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो प्रीवियस ईयर में तो 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट भी था और अब जो है वो पिछले काफी सालों से 7.10 पे ही चल रहा है। तो एक बस यही ही इसका नेगेटिव है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो मतलब फ्यूचर में कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो ये फ्लक्चुएशन है, फ्लेक्सिबल ही है। तो होपफुली आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आपके जो क्वेरीज होंगी पीपीएफ के ऊपर कि हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं या नहीं करना चाहिए, वो सारी की सारी रिजॉल्व हो गई होगी। अगर उसके बाद भी आपके कोई पॉइंट्स ऐसे हैं कि जिसमें अभी भी आपको कंफ्यूजन, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी जो है रिजॉल्व करूंगी। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आज मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, बेनिफिशियल लग रही है, प्लस अगर आप चाहते हैं आपको इनकम टैक्स की, जीएसटी की, जनरल अवेयरनेस, सोशल डेवलपमेंट की अपडेशन मिलती रहे, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरा चैनल नॉलेज वेयर हाउस। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड। थैंक यू।